नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूँ नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहाँ राजनीति से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, श्रीजन रावत का है। वो जानना चाहते हैं, 1 अप्रैल को जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हुई, उसके दौरान न्यायिक अधिकारियों को एक बड़ी भीड़ ने घंटों तक घेर लिया था, बंधक एक तरह से बना लिया था। डीजीपी और होम सेक्रेटरी को सूचित करने के बावजूद पुलिस ने उन्हें नहीं बचाया। वो ये जानना चाहते हैं कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला था और उन्हें पता था कि दोषी कौन है। क्या वो पूछ रहे हैं ममता बनर्जी पर ये एक तरह से इनडायरेक्ट उन्होंने एक कमेंट किया, और क्या इस तरह की घटनाओं का बंगाल चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये जो घटना हुई है मालदा में, वो जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो शुजापुर। और हमारे कॉलीग मौसमी दास गुप्ता उस समय वहीं थी जब ये घेराव सारा चल रहा था। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। देखिए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनरली तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच फाइट होता है। मतलब बीजेपी का 2016 में करीब 10,000 वोट्स आए थे, 21 में 15,000 वोट्स आए थे। तो बीजेपी उस लेवल पे है नहीं वहाँ पे। तो ये राइवलरी इन दोनों पार्टीज़ की है। एआईएमआईएम का भी प्रेजेंस है वहाँ पे कुछ। तो उस दिन जो हुआ है, उसका बैकग्राउंड जो है, सुजापुर में 2.69 लाख वोटर्स हैं। 2 लाख करीब 70,000 के आसपास। उसमें एसआईआर में क्या हुआ कि करीब-करीब आधे 1.35 लाख्स या तो उनके नाम कट गए पूरे या एडजुडिकेशन में था। ये लोग बार-बार जाके पूछते थे। अब वो लोगों से जो बात हुई वहाँ पे, कि बीएलओ के पास गए, बीएलओ को ऑब्वियसली नहीं पता। बीडीओ के पास गए, नहीं पता। अब कहाँ जाएँ? क्योंकि काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, डेट नज़दीक आ रहा था, उनको पता नहीं है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। मतलब एडजुडिकेशन में उनका क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो ये जो चलता रहा और ऑफ़िशियली किसी को कुछ बताया ही नहीं जा रहा था कि कितने आए, कितना नहीं आए। वीडियो के पास भी ये लोग गए। अब 2 महीने में 3 वीडियो वहाँ चेंज हो चुके थे। 3rd वीडियो था वहाँ पे, 2 महीने के अंदर। अब वो कुछ ना बता पाए। तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, उससे काफ़ी एजिटेशन हो गया था ग्राउंड पे। हम्म। उसमें आपने देखा बाद में वहाँ लोकल पुलिस ने एक एआईएमआईएम के लीडर को अरेस्ट किया, बिकॉज़ वो सारा एक गाड़ी में घूम के जो है सो लीड कर रहे थे उसको लेके। तो वो तो शुजापुर की बात हुई। जो प्रोसेस जो था एडजुडिकेशन का, उसके खिलाफ जो लोगों का एंगर था, समझिए कि आधे लोग 2.69 लाख वोटर्स में से 1.35 या तो डिलीटेड है या एडजुडिकेशन में, और उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से या जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनसे, कि क्या हो रहा है उनके प्रोसेस का। तो वो गुस्सा भड़का था। घेरना नेचुरली, मतलब उसमें कुछ वायलेंट एलिमेंट्स होंगे जो इस तरह का उन्होंने काम हम्म। किया होगा। मैं बैकग्राउंड की बात करूँ कि ये किस बैकग्राउंड में ये सब हुआ। जी। जहाँ तक इसका बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डीजीपी और चीफ जी। सेक्रेटरी को, अब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी काफ़ी बिगड़ी, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ थे इन लोगों से। अब उसमें पॉइंट है कि ममता बनर्जी को, ठीक है, लोगों के गया कि ठीक है, आपका मालदा वाला वायलेंस को लेके एनआईए को इंस्ट्रक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने देने का, जिससे लग रहा है कि लोकल पुलिस पे जो है ट्रस्ट नहीं है, वो क्या करेंगे। बट पॉइंट इज वहाँ पे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो बीच में इनको इतनी लताड़ पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, अगर आपको याद होगा तो वो दोनों इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटेड है। जो चेंज किए गए थे। जब इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ था, विद इन आवर्स वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम होम सेक्रेटरी और डीजीपी को चेंज कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें वहाँ के लोकल गवर्नमेंट में, मतलब वहाँ पे काफ़ी नाराज़गी भी थी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ी है, वो इलेक्शन कमीशन ने जिनको नियुक्त किया, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, उनको पड़ी है। हम्म। तो ये किस पे रिफ्लेक्ट करता है, ये तो फिर डिस्कशन का विषय है। जी। लक्ष्मी नारायण जी का प्रश्न है, वो कहते हैं उन्होंने देखा है कि कांग्रेस ने केरल और असम के घोषणा पत्र में जाति जनगणना या पुरानी पेंशन योजना का उल्लेख नहीं किया। क्या उन्होंने आखिरकार इन विचारों से एक तरह से दूरी बना ली है, या कि ये विचार इन राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है? अगर वो कहते हैं वामपंथ केरल हार जाता है तो भारत में कम्युनिस्ट राजनीति के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब होगा? 2 प्रश्न हैं। जहाँ तक पहला प्रश्न है, वो सही कह रहे हैं। दोनों कारण है एक्चुअली। एक तो इन राज्यों में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये सारे फैक्टर्स। दूसरा, हम भी नोटिस कर रहे हैं एक्चुअली, हमारे कॉलीग्स कांग्रेस से इस पे बात कर रहे हैं कि क्या हुआ अचानक। हुँ। मतलब ठीक है, उन स्टेट्स में हो सकता है कि असम में आपको ओबीसी का लेके, मतलब ये कास्ट सेंसस को लेके उतना वो नहीं हो, लेकिन बात तो करें।
लेकिन है क्या, जब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब अनाउंस कर दिया है कि कास्ट सेंसस होगा, अगला सेंसस में कास्ट का भी एन्यूमरेशन होगा, तो उसके बाद फिर वो मुद्दा बचा नहीं है अभी। दूसरी बात इन्होंने जो देखी है कि ये मुद्दे अभी आपके जितने इलेक्शंस हुए पिछले असेंबली इलेक्शंस में, काफ़ी इन्होंने उन मुद्दों को उठाया, वो चला नहीं लोगों में। हम्म, थर्ड उसका एस्पेक्ट ये है कि अब देखिए जहाँ-जहाँ आपने कास्ट सेंसस किया, जैसे इनके कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में, तेलंगाना में कल के बाद हुआ उसमें, उसके बाद सरकार ने क्या किया ओबीसीज के लिए? आप कास्ट सेंसस को बताते हैं कि जैसे सारी चीज़ों का हल उससे निकल जाएगा, लेकिन आपके जिन स्टेट्स में आपने करवाया, वहाँ क्या हुआ है? उसका अभी तक इनके पास कोई आंसर नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के ये सही कह रहे हैं, जो नोटिस आप कर रहे हैं कि कांग्रेस इस पे से दूरी बना रही है। दूरी नहीं, मतलब उस पे बोल ही नहीं रहे हैं। जी। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि चूँकि अब सरकार ने घोषणा ही कर दी है, तो उसपे आप क्या, जी। मतलब आपको क्या मिलेगा उसको एक फिर से उस पे बोल के? दूसरा जो इनका सवाल है कि वामपंथ का जो। कि अगर केरला में हारती है तो बहुत मुश्किल है। देखिए आप 2011 में जब वहाँ से लेफ्ट गई बंगाल के बाहर से, उसके बाद उभर के नहीं है लेफ्ट। हम्म। आप यहाँ देख लीजिए त्रिपुरा में एक बार लेफ्ट गई, उसके बाद से 2 इलेक्शन हो गए। मतलब एक बार तो गई, मतलब फिर दूसरे इलेक्शन में हारे, उसके बाद लेफ्ट आपको वहाँ पे कोई आपको एजिटेशन करता हुआ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं दिख रहा है वहाँ पे। तो लेफ्ट जाने के बाद दोबारा इनको जो है रिकवरी, कम से कम बंगाल और त्रिपुरा में नहीं देख रहे हैं। जैसे कि इस बार हालाँकि मोहम्मद सलीम का, मैं सीपीआईएम का जो है उनका मैं पढ़ रहा था इंटरव्यू, वो कह रहे हैं इस बार बंगाल में लेफ्ट कुछ करेगी। खैर वो तो देखने की बात है कि कितने निकल के आते हैं। लेकिन केरला के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगेन एलडीएफ के निकलने के बाद इनका आना इतना मुश्किल होगा कि जैसे एक देखिए इनका एक माइनॉरिटी वोट्स जो केरला में है, करीब 45% है, मतलब 28% वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, और 27% मुस्लिम्स एंड 18% क्रिश्चियंस है वहाँ पे। 45% कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ कहते हैं 45 नहीं, 48-49% होगा, बिकॉज़ दलित क्रिश्चियंस भी हैं वहाँ पे जो इसमें काउंट नहीं हो रहे हैं। तो उसमें अगर लेफ्ट का अभी की जो स्थिति दिख रही है कि उनको मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों में उनका अभी उनका सपोर्ट बेस जो है, वैसे भी कांग्रेस का डोमिनेशन था उस सेगमेंट में। लेकिन लेफ्ट का इस बार साफ उसमें खत्म होता दिख रहा है। तो इसके बाद इनके पास जो वोट बैंक थे, जैसे इरावाज, अब इरावाज आपके पिनराई विजयन इरावा है, इरावा बहुत ही सब्सटेंशियल, बहुत बड़े नंबर है वहाँ पे केरला में। उसमें भी बीजेपी ने बहुत ज़्यादा सेंध मार लिया है। नायर्स में बीजेपी ने सेंध मार लिया है। जो हिंदू वोटर्स जो लेफ्ट के साथ जाया करते थे, उसमें बीजेपी ने मेजर सेंध मारा हुआ है अब। तो उसके बाद अगर एलडीएफ पावर से होती बाहर होती है, तो फिर ये एक पूरा वोट बैंक ही इनका जो है पूरे उस पे खतरे में आ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ स्प्लिट हो जाएगा वो। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगी वहाँ पे। जी। सृजन रावत जानना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। वो कहते हैं 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिव को पत्र लिखकर राघव चड्ढा को डिप्टी पद से हटा दिया। जबकि वे संसद में बहुत अच्छे और वो कहते हैं प्रभावशाली सवाल उठा रहे थे। इसके बाद उन्होंने 3 अप्रैल को एक वीडियो एक तरह से जारी किया और अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कुछ पर्दे के पीछे? और क्या राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी में राजनीतिक करियर एक तरह से खत्म हो गया है? क्या वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि दिल्ली राज्य अध्यक्ष ने उनका समर्थन किया था। देखिए, राघव चड्ढा का डिफरेंसेस जो आम आदमी पार्टी लीडरशिप से शुरू हुआ, वो तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, ये सब जब जेल में थे। जी। राघव चड्ढा कई महीने तक लंदन में बैठे रहे। हुँ। वो यहाँ आए नहीं, मतलब इससे उस समय भी हमारी आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात होती थी, वो काफ़ी नाराज़ उसी समय से राघव चड्ढा से है। जब कि पार्टी में जब कोई क्राइसिस हुआ, आप जाके लंदन में बैठे हुए हो। आने के बाद भी वो पार्टी लीडरशिप के साथ उनका वो मतलब रिफ्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आपके हाईकमांड जो है सो काफ़ी उनसे नाराज़ चलता रहा है। तो एक उसी का धीरे-धीरे चलते-चलते ये जो है सो ये नतीजा निकला कि बीच में ये अपना कुछ कोशिश कर रहे थे, ब्रांडिंग की। अपनी ब्रांडिंग की कोशिश कर रहे थे। उसमें भी ये नहीं है कि पार्टी ने आपको कहा है, आप एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे भी पार्टी नाराज़ चल रही थी। ये सारा मिला के दोनों एक पूरा ही एक स्प्लिट के उसमें आ गया है। जहाँ तक राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की बात है, पहले तो ये बहुत स्पेकुलेटिव है, अभी तो फिलहाल अभी भी आम आदमी पार्टी में है। लेकिन बीजेपी को वो चाहिए कि नहीं, बीजेपी से उनका जो एक्सपेक्टेशन है, वो बीजेपी क्या उनको वो प्रोमिनेंस देगी? वो देखना पड़ेगा, ये तो बाद की बात है। बीच में एक ट्विटर पे उनसे एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएँगे?
उन्होंने कहा कि आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन एक जी। अलग पार्टी लॉन्च करना, उसको चलाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब उसके लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होता है, उस तरह का आपका एक सपोर्ट बेस चाहिए ग्राउंड पे, वो राघव चड्ढा के पास अभी भी नहीं है। तो वो ऑप्शन नहीं है, आपके साथ इतनी दूरियां बढ़ गई है, तो क्या क्या ऑप्शन बचते हैं आपके पास में? अब बीजेपी ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन क्या बीजेपी को चाहिए? अभी आपने देखा पंजाब में नवजोत सिद्धू। सिद्धू, उन्होंने भी कांग्रेस पे काफ़ी कुछ कह दिया और उसके बाद उनको निकाल दिया गया पार्टी से। अब उनका आप देख रहे होंगे कि 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। अब जिसमें वो, हालाँकि अपनी एक दूसरी पार्टी उन्होंने को जॉइन कर लिया है कि ये पार्टी हमारी सारी सीटों पे लड़ेगी, लेकिन वो सॉफ्ट हो गए हैं कांग्रेस से। क्योंकि वो चाह रहे थे बीजेपी में फिर मतलब एंट्री हो। नवजोत सिद्धू भी आए थे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, उसको उनमें उतना इन्वेस्ट करने का बीजेपी का कोई इरादा नहीं था। तो फिर मजबूरी में उन्होंने एक छोटी-सी एक पार्टी तो जॉइन कर लिया, जो पहले से एग्ज़िस्ट कर रही थी। लेकिन अभी भी देखिए जिस तरह से सॉफ्टन होते जा रहे हैं कांग्रेस के बारे में, क्योंकि अरे प्रियंका गांधी मेरी बहन है, मतलब गांधी जी के साथ बढ़िया रिलेशनशिप रहा है। तो ये जब लीडर कोई एक एक समय होता है जबकि आपको लगता है कि आप बहुत बड़े नेता बन गए हैं और आप पार्टी के बाहर जाके भी और पार्टी लीडरशिप को डिफाई भी करते हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिकल आपको रियलिटी सामने आता है कि अरे, आप सोच रहे थे कि ब आप छोड़ेंगे इसको तो दूसरी पार्टी जैसे आपको एकदम मतलब रेड कार्पेट बिछाएगी। वो जब हुँ। नहीं होता है, तब वो रियलिटी चेक जो है सो बहुत बड़ा जोल्ट होता है वो। तो राघव चड्ढा का भी देखिए आगे किस तरफ मामला जाता है। जी, एक हमारे व्यूअर हैं जस्ट लिविंग बाय नाम से उन्होंने प्रश्न हुँ। पूछा है। वो पूछते हैं आपको लगता है कि असम जल्दी ही राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए एक प्रकार से गुजरात जैसा बन जाएगा? और आने वाले चुनाव में गुजरात में आप और कांग्रेस की क्या संभावनाएँ हैं? फिलहाल तो गुजरात की बात करें तो ना आप ना कांग्रेस, हुँ, वो स्थिति में कहीं भी नहीं है कि बीजेपी को चैलेंज कर सके। देखिए, गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट्स हमेशा से ही रहा है, बाइपोलर पॉलिटी है वहाँ की, कांग्रेस है बीजेपी है। कांग्रेस कभी भुला नहीं पाई। पिछली बार आपने देखा कि आप गई तो आप 13% तक तो इनको वोट शेयर आ गया, और शायद लगातार अगर लगे रहते तो शायद पिछले 5 सालों में, मतलब 4 सालों में शायद उनका और मतलब मोमेंटम उनका क्रिएट और ज़्यादा होता और उनका ग्राफ बढ़ता, लेकिन आपने भी छोड़ दिया इलेक्शन के बाद। तो उसके बाद से पार्टी वहाँ भी जो है सो बुरी स्थिति होगी। अब फिर से गुजरात में देख रही है आम आदमी पार्टी क्या स्कोप हो सकता है, बिकॉज़ कांग्रेस ने एज़ यूजुअल गुजरात में कुछ नहीं किया। इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन के 2 महीना पहले वो एक्टिव होते हैं और फिर से जाकर सो जाते हैं। तो कांग्रेस का तो वो दिख रहा है आपको। आम आदमी पार्टी कितना एक्टिव होगी, चाहेगी बीजेपी चाहेगी कि जैसे पिछली बार 13% वोट काट लिया था कांग्रेस का, कि आप इस लेवल के पहुँचे कि 15% 20% काट ले वोट, एंटी इनकम्बेंसी वोट से हुँ। स्प्लिट हो जाए, तो बीजेपी को सूट करेंगे। अपने आप में अभी की जो स्थिति है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, अब एज़ ऑफ टुडे तो ऐसा कोई उनका स्कोप नहीं दिख रहा है। दूसरा, असम और गुजरात का देखिए डेमोग्राफी दोनों का अलग-अलग है। हुँ, अब गुजरात में आपको डबल डिजिट्स में भी नहीं है मुस्लिम पॉपुलेशन। असम में आपको 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। मतलब 1/3 की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के साथ नहीं हो। तो उस पे कांग्रेस का जो है, बीच में कांग्रेस के कॉम्पिटिटर्स आए, एआईयूडीएफ जैसे आई बदरुद्दीन अजमल के, एक कॉम्पिटिटर्स वोट बैंक के लेवल के, धीरे-धीरे अजमल की पार्टी भी ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। देखते हैं सिलेक्शन उनका क्या होता है। तो अभी कांग्रेस के पास वो सॉलिड वोट बैंक है। प्लस देखें कुछ कई कई कम्युनिटीज़ हैं, जैसे रूलिंग वहाँ का कम्युनिटी हुआ करता था अहोम्स। अब गौरव गौरव गोगोई और हैं, उस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी का भी अच्छा बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो एक सोशल बेस जो है कांग्रेस का वहाँ पे अभी भी है। हिमंता शर्मा बहुत ही पॉपुलर हो गए होंगे, बीजेपी वहाँ पे एक बहुत ही फर्म ग्रिप में दिख रही है बनाए हुए उस पे। हुँ। लेकिन कांग्रेस वहाँ पे खत्म नहीं हुई है। मतलब कांग्रेस का सोशल बेस ठीक-ठाक स्ट्रॉन्ग है। गौरव गोगोई को भी देखेंगे अगर आप बाहर जाके, मैं जी आया था अभी डिब्रूगढ़ जो गया हुआ था, तो उनके बारे में बात हुई। लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सीरियसली लेते हैं उनको, कि शालीन है, सॉफ्ट स्पोकन है, पढ़े-लिखे हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं। तो कांग्रेस के पास में वो चेहरा है असम में अभी भी। पहले भी था और भी कई चेहरे हैं, प्रद्युत बोरदोलोई चले गए हैं बीजेपी में अभी, लेकिन वो भी एक बड़े चेहरे थे वहाँ पे। गुजरात में कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा फिलहाल नहीं है। तो दोनों की स्थितियाँ अलग-अलग है, मतलब पता नहीं इस क्या रिजल्ट असम का इस बार होगा। हुँ। लेकिन कांग्रेस
अभी तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस को वो स्थिति असम में होगी जो कि गुजरात में हो गई है, बिकॉज कांग्रेस अभी भी देखिए इस इलेक्शन में क्या करते हैं। जी। हमारे व्यूअर जिम जानना चाहते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2029 तक सत्ता में रहेंगे और या आपको कोई बदलाव दिखता है? अब देखिए, ये तो बहुत ही स्पेकुलेटिव हो जाएगा ये तो। मेरे ख्याल से मोदी जी भी सोच रहे हैं कि नहीं, हालांकि उनके भाषणों से तो लग नहीं रहा, बातचीत से, कि उनका अभी वो कहीं भी अपना रिटायरमेंट देख रहे हैं। अभी भी 2047 तक का जो है उनका एक चल रहा है प्लान। वो बहुत सारे टारगेट कहते हैं कि 34 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। ये जो नए नए आप ये देख रहे हैं कि अच्छा 29 में है, हमको विमेंस रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर देना है 29 इलेक्शन में, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चलती जा रही है। तो ये जिस तरह का प्लान लेके चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान, उससे लग तो नहीं रहा है। लेकिन वो देखिए, एक तो है कि आप सामने क्या प्रोजेक्ट करते हैं, आपके अंदर में क्या है, आपने क्या अपने लिए सोचा हुआ है, ये तो कहना भी मुश्किल होगा। छोड़ने की बात, अब अभी जो पॉलिटिकल सर्कल्स में जो सब कहते हैं कि देखते हैं कि अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जो कि अगले साल जुलाई में है, कि क्या मोदी जी डिसाइड करेंगे कि अच्छा ठीक है, हम किसी सक्सेसर को दे देते हैं और मैं फिर जाकर राष्ट्रपति बन जाता हूँ। लेकिन स्पेकुलेशन है जो पॉलिटिकल सर्कल में, जो अफवाहें चलती रहती है, तो उसमें एक ये भी है। हमारे लिए इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बीजेपी के सीनियर लीडर्स को भी कुछ पता नहीं कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है इस इशू को लेके। जी। संकल्प कहते हैं कि हाल में ही असम के एक पुराने कांग्रेस नेता का इंटरव्यू लिया था आपने, जिन्हें खुद कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया है और जिनका बेटा हाल में ही बीजेपी टिकट पाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कई दावे किए, लेकिन असम के मुसलमान, बांग्लादेशी हों या यहाँ खुद भारत के, कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? पार्टी डीलिमिटेशन पर शांत रही, ट्विटर पर बात करती रही, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं। और पूरा अभियान, वो कहते हैं, हिमंता के खिलाफ इस तरह चलाया गया जैसे राहुल और गौरव गोगोई व्यक्तिगत एक तरह से हिसाब अपना चुकता कर रहे हैं। वो पहली बार पवन सिंह घटवाल जी। की बात कर रहे हैं। पवन सिंह घटवाल 5 टर्म एमपी थे वहाँ के, डिब्रूगढ़ के, और यहाँ भी मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे। तो मैं जब वहाँ गया तो इतने पुराने नेता है, जब यहाँ थे काफ़ी एक्टिव, दिल्ली में उस समय मिला करता था। तो असम को समझने के लिए देखिए, हर एक रीजन, हर एक स्टेट का अलग अलग अपना एक पॉलिटिकल एक लैंडस्केप। वो होता है उसमें कि अब हम जो जो इतने पुराने नेता हैं, जो कि नरसिम्हा राव सरकार में भी मिनिस्टर थे, कांग्रेस के वहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो 5 टर्म एमपी रह चुके हैं, तो उनको इसीलिए उनसे मिला कि थोड़ा सा हमें और हमारे व्यूवर्स से वो जनरल एक आइडिया असम बताया के कि बारे असम में। पॉलिटिक्स काम कैसे करता है। जहाँ तक उनके बेटे की बात है, उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया है, इस पर कंटेस्ट कर रहा है वो, पवन सिंह घटवाल के बेटे। दूसरा पार्ट है, ये पर्सनल तो है, पर्सनल अभी से नहीं, शुरू से ही है, क्योंकि देखिए हिमंता शर्मा का रिबेलियन का सीड्स जो आया होगा दिमाग में, वो तब था जबकि तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को जो है सो राजनीति में आगे किया। क्योंकि तब तक माना जाता था, एक समय था जबकि ये जैसे पवन सिंह घटवाल ही कह रहे थे मुझे, कि उनको दूसरा बेटा माना जाता था तरुण गोगोई का, हेमंत शर्मा को, कि इतना क्लोजली काम करते थे और इतना दोनों में वो था। सारे पोर्टफोलियो मिनिस्टर जब थे तरुण गोगोई की गवर्नमेंट में, मेजर पोर्टफोलियो मिला करते थे हेमंत शर्मा के। लेकिन जब तरुण गोगोई अपने बेटे को लेके आए, वहां से रिफ्ट होना शुरू हुआ, जो कि धीरे धीरे उसके बाद ये पार्टी इन्होंने छोड़ी दी। तो पर्सनल तो है, वो पर्सनल शुरू से ही है। एक कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस कह दीजिए, कि आपके जो पेट्रन थे, पॉलिटिकल पेट्रन, जैसे तरुण गोगोई, वैसे हितेश्वर साइके ओरिजिनली थे पेट्रन हेमंत बिस्वा शर्मा के, लेकिन उसके बाद तरुण गोगोई का भी काफ़ी इनसे वो चल रहा था। उन्होंने अपने बेटे को आपके ऊपर प्रेफर किया, तो वो जो चला, वो जो हिस्ट्री रहा है गोगोई वर्सेस हेमंता, ये उस समय से चल रहा है, नई बात नहीं है। और अभी के इलेक्शन में वही देख ही रहे हैं, जितना पर्सनल अटैक एक दूसरे पे हो रहा है, वो क्लियर दिख रहा है कि मतलब ये पार्टी से ज़्यादा एक पर्सनल बैटल चल रहा है। जी। हमारे व्यूअर सेनापति जानना चाहते हैं अमरावती के बारे में। वो कहते हैं, जब अमरावती को वैधानिक समर्थन मिल गया है तो कुछ विपक्षी दल अभी भी वाईआरसीपी के साथ क्यों खड़े हैं? और फिर उन्होंने कहा जगन ने अपना फिर से रुख बदला है। वो कहते हैं 3 राजधानियों से अब वो वाइज़ैग पे आ गए हैं और अब एक और तुगलकी विचार मविगुण की ओर वो बढ़े हैं। क्या इस तरह की अस्थिरता, वो कहते हैं, निवेशकों को डरा सकती है और राज्य के भविष्य को एक तरह से खतरे में डाल सकती तो ये जो कह रहे हैं माविगुन, वो है मछलीपट्टनम हो गया, विजयवाड़ा हो गया और गुंटूर हो गया। है? इसके थ्रू करें कि हमारा कैपिटल कॉरिडोर बने।
एक इसको आप शगुफ़ा कहें ठीक है, मतलब अब अमरावती को लेके जब पार्लियामेंट से जब क्लियर हो गया उसको, तो उसके बाद इन्होंने फिर से शुरू कर दिया। लेकिन ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इससे क्या एक निवेशकों के लिए। इन्वेस्टर्स पे हुँ, क्या मैसेज जाएगा? वो इश्यू है, वो उसके बारे में अब जब भी टीडीपी के लोगों से बात करें तो हमेशा टेंशन उसमें होता है। अब जैसे देखिए अमरावती में जब ओरिजिनल हुआ था, जब पिछले टर्म में थे नायडू, तो उस समय आपका सिंगापुर का एक कंसोर्शियम वहाँ पे काम कर रहा था इनके साथ। इस बार फिर ये सिंगापुर गए पावर में आने के बाद कि भाई अब आइए और अमरावती में अब फिर से इन्वॉल्व हों। तो वो इन्वॉल्व है, लेकिन उस तरह से नहीं है कि हम इसको अब मेन जो वो डेवलप करने वाला है कि उसमें आएँगे। क्योंकि उनको हमेशा लगता है अगर 5 साल में फिर सरकार चेंज होगी तो फिर पता नहीं दूसरी पार्टी क्या कहेगी। तो इसीलिए इन्होंने अमरावती वाले को जो ये लेटेस्ट स्टेप लिया है कि जिससे परमानेंट कैपिटल हो जाए, कोई आके दोबारा जो है चेंज करने की कोशिश नहीं करे। नहीं, फिर डिपेंड करता है कि एनडीए है तो अब एनडीए गवर्नमेंट ने तो आपका कर दिया है यहाँ पे, हुँ। आपके पार्टनर है। अगला गवर्नमेंट कौन-सा सेंटर में होगा, स्टेट में कौन-सा होगा, फिर कैसे होगा? तो ये एक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है वहाँ पे कैपिटल को लेके, और ये प्रॉब्लम होगा इन्वेस्टमेंट का। एटलीस्ट अभी तक एप्रीहेंशन तो दिख रहा है, लेकिन अभी आप देखिए जब चंद्रबाबू नायडू अभी घूम-घूम के जिस तरह से इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, जितना एग्रेसिवली वो पिच कर रहे हैं, तो एक बार अभी भी इनके पास समय है। एक हुँ, सब्सटेंशियल जब एक बार ग्राउंड पे काम हो जाएगा, जी। तो उसके बाद फिर से डिसमेंटल करना किसी भी पार्टी के लिए जो है सो मुश्किल होगा। पिछली बार जगन ये कर पाए बिकॉज़ पूरी तरह से उस स्केल पे डेवलप नहीं हुआ था आइडिया में, नॉट ऑन द ग्राउंड। लेकिन अब ये फुल 5 ईयर जो लगाएँगे चंद्रबाबू नायडू इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, वहाँ इतनी चीज़ें ला रहे हैं, उसके बाद डिसमेंटल करना मुश्किल होगा। बट हाँ, इन्वेस्टर्स के मन में शंका तो रहेगी। एटलीस्ट जी। मतलब वो देखना चाहें कि अब अगले इलेक्शन में कुछ ना हो। पश्चिम बंगाल के बारे में भी एक प्रश्न है हमारे व्यूअर का, वो ये कहते हैं कि एक धारणा बन गई है कई चुनावों के बाद कि इस बार सत्तारूढ़ पार्टी कई तरह के दबाव में है, क्योंकि जो मुख्य विपक्ष है मोदी गवर्नमेंट को, वो कह रहे हैं अब संस्थानों और लोकतांत्रिक उपायों का एक तरह से कोऑर्डिनेटेड उपयोग कर रहा है। शायद वो कहते हैं ये समझते हुए कि वेस्ट बंगाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये वास्तविक है या केवल बदलाव चाहने वालों की सोच? साथ में वो ये जानना चाहते हैं कि आरएसएस की तरफ से कोई इस बार समर्थन बीजेपी को मिल रहा है जो वो कहते हैं 2024 में नहीं मिला? सेकंड पार्ट फर्स्ट, आरएसएस का पूरा समर्थन है। देखिए आरएसएस के लिए एक वो भी एक प्रेस्टीज बैटल रहा है वेस्ट बंगाल। हुँ, ब बीजेपी के कार्य नहीं रहे बंगाल में, हमेशा से आरएसएस के लोग रहे हैं। जी। तो वो जो सुनते हैं कि वो पिट गए, उनके साथ ये हो गया, वो जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाते रहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इतने कार्यकर्ताओं को मार दिया, इतने हुँ, को अटैक किया। वो मेनली संघ के लोग हैं। बीजेपी तो बहुत बाद में वहाँ पहुँची है। इतने दशकों से तो संघ लगी हुई है। तो अब उनका ये भी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पहले आपके जनसंघ के फाउंडर जो थे, हुँ, वो बंगाल से आते हैं, और उस स्टेट में अभी तक आप एक बार भी पावर नहीं आया है। प्लस वो जो डेमोग्राफी देखते हैं, जो हिस्ट्री देखते हैं, उनको लगता है कि हमेशा कि इनका एक स्कोप है हुँ, हिंदुत्व का। इसके बाद भी क्यों नहीं आ पा रहे हैं आप? तो आरएसएस इस बार फिर उनको चांस दिख रहा है। काफ़ी पुश करी आरएसएस ग्राउंड पे। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आरएसएस 24 वाला कंटिन्यू कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे है कि हाँ, तृणमूल कांग्रेस दबाव में है। हम भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से ही बात करें, दबाव में तो है। एक वैसे कॉन्फिडेंट है कि कितना कुछ भी होगा, उनका कॉन्फिडेंस आता है कि बीजेपी को 77 सीट्स आए थे। और 77 से 148 कैसे ले आएँगे? हुँ, 148 मेजॉरिटी मार्क है, जो 294 की असेंबली है। कि इतना क्या हो गया बंगाल में कि 148 आ जाएँगे? ऐसा तो क्या चेंज हो गया है? क्योंकि देखिए 2021 में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में वोट शेयर का 10 परसेंटेज पॉइंट का अंतर था। मतलब तृणमूल को 48% था, बीजेपी को 38% था। 24 के लोकसभा इलेक्शन में देखें तो गैप 7 परसेंटेज पॉइंट का है। मतलब बीजेपी का 39% और इधर 46% है तृणमूल के पास में। तो अचानक 1 साल में क्या हो गया कि ये पलट जाएगा। हुँ, तो ये कॉन्फिडेंस तृणमूल कांग्रेस में है। दूसरा और भी है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। तीसरा अभी जो 1-2 दिन से हम देखने आए हैं कि ये जो 27 लाख जो वोटर डिलीशन हुआ है, उसमें एक्चुअली संघ के लोगों को भी उसमें शंका हो रही है कि ऐसा ना हो कि बैकफायर कर जाए। बिकॉज़ बीजेपी का वहाँ मेन वोट जो रहा है, एक मटुआज़ का मेन उनका जी। एक वोट बैंक है। वो भी इस बार स्प्लिट है। वो सीए के थ्रू वो जो
उनका बहुत बड़ा एक अपील जो था बीजेपी का, वो लेके आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मोटोर्स के बीच में उस हुआ नहीं, सिटीज़न्स बने नहीं अब तक। वो कई धारों में बटी हुई है, 2 धारों में तो मेजर में बटी हुई है, एक धारा जो है सो तृणमूल के पास चला गया है, एक जो है बीजेपी के पास है। उसमें स्प्लिट हो गया है इस बार। प्लस ये जो डिलीशंस जो ये जो एडजुडिकेशन में जो बहुत सारे लोग बाहर रह गए हैं, हम्म 27 लाख में से, उसमें से बहुत सारे मतवाज भी हैं। तो उसका भी वहाँ पे काफ़ी रोष है, जो कि जिसके बारे में संघ परिवार के लोग भी चिंतित हैं कि इसका पता नहीं ऐसा ना हो कि बैकफायर कर जाए एसआईआर। लेकिन तृणमूल में एसआईआर का क्या है कि देखिए बहुत सारी सीट्स हैं वहाँ पे। अब जैसे कि जिसमें कि लास्ट इलेक्शन में बहुत कम मार्जिन से जो है सो रिजल्ट इधर से उधर हुआ है। अब करीब वहाँ पे 56 सीट्स हैं, जहाँ की 8000 से कम वोट से जो है से पिछला इलेक्शन डिसाइड हुआ है। तो इसमें अगर आप इतने डिलीशंस हो जाए, जब इतने वोटर्स बाहर आ गए, तो वो जब क्लोजली कंटेस्टेड जो होगा असेंबली सीट, उसमें बहुत मैटर कर जाएगा किनका डिलीशन हुआ, कौन वोट नहीं दे पाए। तो इसलिए तृणमूल को बहुत एप्रीहेंशन, और इसलिए देख रहे हैं कि लगातार इलेक्शन कमीशन पे अटैक हो रहा है। लेकिन फिर भी उनका एक कॉन्फिडेंस जो है कि ऐसा बीजेपी में क्या हो गया कि अचानक पूरा उलट-पुलट हो जाएगा। अब उनमें ठीक है, एक एक टू एन एक्सटेंट एक बात ये है कि देखिए ममता बनर्जी अभी पॉपुलर हैं वहाँ पे लीडर। ग्राउंड पे एंटी इनकम्बेंसी है, ये बहुत बड़ा 15 साल बहुत होता है एंटी इनकम्बेंसी के लिए। तो अब जैसे कहा था कि हर एक इलेक्शन अब क्या देते हैं, जैसे अजीत सिंह जो थे, लेट अजीत सिंह, वो कहा करते थे, वैसे मुझसे ये बात होती थी पहले भी मैंने चर्चा की होगी इसकी, कि एक समय था जब हम रोटी कपड़ा मकान करके बोलते थे और हमको वोट मिल जाता था। अब नहीं, हर एक इलेक्शन में आपको वोटर्स और ज़्यादा ट्रांजैक्शनल होते जा रहे हैं। अब इस बार क्या देंगे, अब इस बार क्या देंगे। हम्म प्लस एक एस्पिरेशनल वोटर्स का भी नंबर बढ़ रहा है। बंगाल में देखिए इंडस्ट्रीज़ नहीं आपको दिख रही है। उतना इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है, मतलब समिट होता है लेकिन उस तरह का ग्राउंड पे आपको उतना इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा। वहाँ देखिए अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। तो ये सारी चर्चाएँ ग्राउंड पे हैं, लेकिन बीजेपी के पास अभी भी कोई चेहरा नहीं है। अब ये भी एक बीजेपी के लोग लॉजिक देते हैं कि चेहरा क्या होता है कि एक बार जब जनता डिसाइड कर लेती है कि सरकार हटानी है, तो फिर हटा देते हैं, दूसरी तरफ चेहरा नहीं देखते। हम्म लेकिन क्या उस लेवल तक पहुँचा है एंगर ममता बनर्जी गवर्नमेंट के खिलाफ? ये कहना मुश्किल है कि इतना इतना एंग्री हो गई है जनता, क्या क्या इतने अनपॉपुलर हो गए हैं कि इतना बड़ा जो डिफरेंस है बीजेपी तृणमूल का इस इलेक्शन में, मतलब बीजेपी उस डिफरेंस को खत्म कर देगी? वो देखना पड़ेगा, बिकॉज़ ग्राउंड पे है, अलग-अलग एरियाज़ में जाएँगे, आपको अलग-अलग तरह के फीडबैक मिलेंगे उसमें। लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा 77 से, देखिए 21 में देखिए 21 इलेक्शन था, 2019 में जो एक बीजेपी का एक वेव वेव था, बना था जी। नेशनली 19 लोकसभा इलेक्शन में, जिसमें कि बीजेपी 18 लोकसभा सीट जीत गई। 21 तक आते-आते वो जो है सो धीरे-धीरे प्लमेट करने लगा था। 24 में भी आपने देखा कि नीचे ही गया, 12 सीट पे आ गई लोकसभा में। अचानक इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ चेंज हुआ है, एसआईआर के थ्रू हुआ हो या फिर ग्राउंड पे कुछ ऐसा हो गया है। अब ये इस पे डेफ़िनिट वे में हम बात नहीं कर सकते, बट यही कह सकते हैं कि दबाव है तृणमूल के ऊपर, लेकिन वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि निकाल जाएँगे। हो सकता है बीजेपी थोड़ा-मोड़ा बढ़ा ले या हमारी तृणमूल की सीटें थोड़ी कम आ जाएँ, लेकिन वो निकाल लेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस वालों का कहना है। मतलब ये तो अभी तक ग्राउंड से हम लोग इतना क्लियर नहीं है कि नहीं, इसको रिमूव दैट ग्राउंड पार्ट। ठीक। या एक आखिरी सवाल नरेंद्र आर्य का है, वो भी वेस्ट बंगाल से जुड़ा है, लेकिन वो एक थोड़ा पर्सनलाइज करके उन्होंने पूछा है। वो कहते हैं कि उनके यहाँ एक बंगाली महिला काम करती है जो लगभग 1 महीने पहले जुड़ी है। उनकी सैलरी वो कहते हैं 20,000 रुपये प्रति माह है। अब वह वोट डालने के लिए अपने घर जा रही हैं और वो कहती हैं कि उन्हें 15,000 में फ्लाइट टिकट मिल गया है, जो बाद की तारीखों से सस्ता है। इसलिए वे चुनाव से लगभग 15 दिन पहले ही जा रही हैं एक समूह के साथ। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि उनके लिए वोट डालना कितना महत्वपूर्ण है। आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं या इसे पश्चिम बंगाल चुनाव के एक तरह से अवलोकन के रूप में ले सकते हैं? देखिए, इसमें आप एसआईआर पे जो हाइप हुआ है उसको ब्लेम करें या उसके बारे में जो कहा तो जाने लगा है कि जनरली हो गया है हुँ, कि अगर आपका वोट मिस हो गया, हुँ। तो उसके बाद आपको ना कोई गवर्नमेंट स्कीम मिलेगा, ना आप ज़मीन खरीद सकते हैं जाके, कई लोगों को पेंशन मिलती है। वहाँ पेंशन मिलता है, वो जी। सब कि सारा कहीं बंद ना हो जाए, जितने बेनिफिट्स मिलते हैं आपको उससे, कि अगर आप वोटर नहीं रहे तो। ये डर जो है ना, ये है।
क्योंकि इतनी एसआईआर की बातें हुई है। अब बंगाल में जाएँगे तो जैसे हमारी कॉलीग मौसमी घूम रही थी, उसमें था कि अगर वोटर लिस्ट में निकल गया तो पता नहीं कभी घुसपैठिया हमको साबित करके बाहर ना कर दें। हम्म, तो उस डर के चक्कर में चारों तरफ से इंडिया में जिस तरह से लोग जा रहे हैं, अब फ्लाइट कह रहे हैं 15,000 की। अभी मेरे कॉलीग दूसरी कॉलीग बता रहे थे कि उनके घर में एक उनकी हाउस हेल्प है। अब वो 3 दिन की बस जर्नी है यहाँ से कोलकाता की। हम्म, अब 3 दिन की बस जर्नी करके भी वोट देने के लिए वो जा रहे हैं। सारे बसेज़ में लगे, अगर फ्लाइट मिला फ्लाइट, ट्रेन मिला ट्रेन, नहीं तो बस कर के जा रहे हैं। वो एक पैनिक टाइप का हो गया है। जी। एक हमारे व्यूअर हैं, वो कहते हैं कि आप लोग मनमाने ढंग से सवाल और एक तरह से जो आलोचना होती है, वो उस फीडबैक को हटाने लगे हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि 9 से 10 सवाल लिए जा सकें ताकि आधे घंटे 40 मिनट का ही ये शो हो पाए, और उसके साथ-साथ ये भी पूरी कोशिश रहती है कि सवाल अलग-अलग राज्यों से हो। जी। अगर नीलम वैसे अगर मनमाना करती हैं तो फिर आप देखिए फीडबैक हमें ब्लेम दे आप इनको सकते दें, हैं। मेरा उसमें रोल नहीं है। जी, पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह के लिए भी हमें प्रश्न ज़रूर भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद।